कैसे हो गया? तो आपको बताएं कि उसी समय बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है उदय हुआ था और दोनों के प्रणेता मौजूद भी, और अजात शत्रु का जो है लगाव ज़्यादातर जो है जैन धर्म की ओर था। ठीक, कौन पूछा था? आज दिख नहीं रहे हैं। तो और वह जो है 2 बार महावीर स्वामी से मिल भी चुका था अजातशत्रु, समझ रहे हैं। एट लास्ट वह जीवक के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी हत्या उसका पुत्र उदयभद्र कर देता है तो वह जैन धर्म स्वीकार कर लेता है, समझ रहे हैं। आइए, उस दिन चर्चा हो रही थी कि बौद्ध संगीतियाँ। सबसे पहले ये जान लीजिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? हाँ, जानते हैं, लेकिन किसमें क्या हुआ था यही आपको जानना जरूरी है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ गया भाई? इसमें मार्कर है। चल नहीं रहा है, चलेगा कैसे? चलाइए, ये व्यवस्था थोड़ा सा ठीक ठाक चलेगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। लिख लीजिए, अभी चल नहीं रहा है। हाँ, और कहाँ हुई थी? राजगीर या राजगीर की सप्तपर्णी नामक गुफा में हुई थी। सप्तपर्णी नामक गुफा में हुई थी। किसके कार्यकाल में? बोलिए, अजातशत्रु के कार्यकाल में। अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? हाँ, इसकी अध्यक्षता लिख लीजिए, महाकश्यप। अध्यक्षता महाकश्यप, ये भी चलेगा। अध्यक्षता किसने की थी? कश्यप या कश्यप ने, महाकश्यप ने की थी। और इसमें हुआ क्या था? ये देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। आयोजनकर्ता कौन था? अजातशत्रु। कहाँ पर हुई थी? राजगिरी की सप्तपर्णी नामक गुफा में हुई थी। जब आप लोग आते हैं तभी इसको देख लिया करें। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप लिखिए, 483 ईसा पूर्व। राजगृह सप्तपर्णी गुफा। अजातशत्रु के कार्यकाल में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप अध्यक्ष थे। इसमें हुआ क्या था? ये मेन चीज है, ये तो इतना सब लोग जानते हैं ना। हाँ, इसमें हुआ क्या था? लिख लीजिए, बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, इसको भी लगाना पड़ेगा। अरे यार, हाँ, हमको तो यार तुम बांध देते हो चारों तरफ से। हाँ, लिखिए, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, चल नहीं रहा है,
विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, कोई बताएगा? आचार नियमों, जी चल रहा है। अच्छा, तो प्रथम महाकश्यप जिसमें थे उसमें विनय पिटक का संकलन किया गया और दूसरे सुत्त पिटक की। तो देखिए, जो एक और पिटक मिलेगा अभिधम्म पिटक, लेकिन इसमें 2 ही का किया गया था। तो इसमें देखिए आचार और नियमों का संकलन किया गया विनय पिटक में। किसको किसको पता था? आचार नियम, और इसमें उनके उपदेशों का है। इसमें धर्म दर्शन की बात की गई है, देख लीजिएगा आप जल्दी जल्दी। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 भागों में बट गया, प्रथम बौद्ध संगीति में, ठीक। बाकी तो सब लोग जानते थे, ये नहीं जानते रहे होंगे, ठीक। आगे लिखिए दूसरा यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383। द्वितीय वाली देखिए, प्रथम हो गया, द्वितीय देखिए 383। कार्यकाल किसका था? कालाशोक, हाँ जी, वेरी गुड, कालाशोक। और अध्यक्षता किसने की? सव्यकामी या सावकमीर या सर्वकामी भी कहीं कहीं मिलता है, ये जानते हैं। बड़ी बात आपको बताएं, ये आनंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हाँ, जानकारी नहीं होगी ये चीज़ आपको। हाँ, या सावकमीर कहीं कहीं मिलता है। जो भी मिले ये जान लीजिए कि दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे। सर्वकामी या सव्यकामी, ये आनंद के शिष्य थे भाई, आनंद के शिष्य थे। आनंद किसका शिष्य था जी? तो देखिए इसमें ये कहाँ पर हुई थी? हाँ, राजगृह के बाद कहाँ हुई? वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? वेरी गुड, बिहार। तो वैशाली में हुई। इसमें 383 वैशाली, कालाशोक, सर्वकामी या सव्यकामी। इसमें हुआ क्या था, ये चीज़ में मायने रखती है, लिख लीजिए। मतभेद की उपस्थिति में ये लिखाना पड़ेगा क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं, हम तो छोटी चीज़ समझ रहे थे इसलिए नहीं बता रहे। लिखिए दूसरी, लिख लीजिए दूसरी 383 ईसा पूर्व। कुछ लोग लिख रहे हैं भाई। किसके कार्यकाल में? कालाशोक के कार्यकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? सव्यकामी, सर्वकामी या सावकमीर, जो आनंद के शिष्य थे। कहाँ हुई थी? वैशाली। ऐसे लिखते चले जाइए पन्ने पे। 383 ईसा पूर्व, कालाशोक, वैशाली, सर्वकामी। अब उसमें क्या हुआ था आगे समझ रहे हैं? हाँ, हुआ क्या था? मतभेद की उपस्थिति में बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासांघिक में बट गया। बौद्ध धर्म दो भागों स्थविर और महासंघिक में या संधिक में बट गया। स्थविर या महासंघिक या सांघिक में बट गया। स्थविर और महासंघिक में बट गया। ये मुख्य विशेषता थी इसकी। तीसरी देखिए, तीसरी वाली कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व। और देखिए ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। किसके कार्यकाल में? अशोक के कार्यकाल में हुई। और अध्यक्ष कौन था? मोगलिपुत्र
मोग्गलीपुत्र तिस्स, मोग्गलीपुत्र तिस्स, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अशोक के कार्यकाल में मोग्गलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें हुआ क्या था, अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। तीसरा वाला जो वहाँ नहीं बताए थे, इसमें अभिधम्म पिटक को, जी अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तीसरी वाली में अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। थैंक यू थैंक यू। तीसरी वाली में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए। तथा संघ भेद रोकने के लिए, संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए। वो उसको तो सब लोग जानते होंगे जो हम बता रहे हैं। वो मेन चीज़ आपके लिए वो है स्टैंडर्ड के हिसाब से। आगे आइए, चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध संगीत कब हुई? हाँ, प्रथम सती आप क्या कह सकते हैं जी? 100 ईसा पूर्व। कनिष्क का कार्यकाल कब था, कोई बताए? 78 ईस्वी, शक संवत। हाँ, तो प्रथम सती कह सकते हैं। प्रथम सती ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। इसमें क्या हुआ था, लगभग लगा दीजिए क्योंकि बहुत एग्जैक्ट नहीं है। प्रथम सती, अरे 100 सालों का एक साल होता है ना, तो प्रथम सती कह सकते हैं कि नहीं? 100 ईस्वी जी। कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर, या कहीं कहीं क्या मिलता है, जालंधर। इतने जानिए। कुंडलवन कश्मीर किसके कार्यकाल में? कनिष्क के। आइए, कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर जालंधर कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वेरी गुड। अध्यक्ष देखिए वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष का पद इसमें आ गया। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व, हाँ, घोड़े जैसी गर्जना करने वाले अश्वघोष थे। आइए, और बड़ा, अच्छा ठीक, हमें लगता है कि यही बड़ा हम लिख रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, अच्छा लगा आपने शिकायत। इसमें देखिए, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। अब दिख रहा है, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों, कौन कौन? वेरी गुड। और अष्टवीर और महासांघिक किसमें हुआ था? द्वितीय वाले में, ध्यान रखना, यही पूछा जाता है। तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। आइए, मौर्य साम्राज्य मिटाएं ऊपर से।
तो खास चीज़ें इधर वाली हैं, इधर वाली आप लोग जानते रहे होंगे। हीन यान महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया। हीन यानी क्या कहते थे? बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा करते थे। कौन? महायानी कि हीन यानी? महायान वाले मूर्ति पूजक थे ना। हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, उनके उपदेशों को ही ग्रहण करते थे, उनके उपदेशों को ही आत्मसात करते थे। ठीक। अब बौद्ध धर्म जब पढ़ाएंगे तो और क्लियर कर देंगे, लंबा है महायान में। तो ये भगवान को बुद्ध भगवान अवतार मानने लगे ना। जैसे राम, परशुराम, कृष्ण इनका अवतार माना गया है, इस तरह से बुद्ध को भी ये अवतारी पुरुष के रूप में मानने लगे और उनको मूर्ति पूजा उनकी करने लगे। मूर्ति पूजा आज भी हो रही है भगवान बुद्ध को। लेकिन हीन यानी क्या करते थे? वो जो है निरंकार, मतलब उनके किसी आकार नहीं, उपदेशों को ही आत्मसात करके चलते थे। देखिए मौर्य साम्राज्य मिटाएं कि लिख रहे हैं? इसका कार्यकाल क्या था? 323 से 184 ईसा पूर्व। डेट हर किताब में अलग अलग मिलेगी आपको, तो डेट पर बहुत मत जाइएगा, डेट पूछा भी नहीं जाता। तो मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत में स्थापित प्रथम ऐसा राज्य था जो सुदृढ़ रूप से काफ़ी विशाल था। भारत भूमि पर स्थापित होने वाला यह सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। हालांकि नंदों ने भी जो है, महापद्मनंद भी बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। आइए, और उनकी वीरता को देखकर, उनके सशक्त साम्राज्य को देखकर सिकंदर के सैनिकों के हौसले पस्त हो गए थे। उनको लगा कि अभी हम इन छोटी जातियों से निपटने में हमको खून पसीने बहाने पड़ रहे हैं, आगे तो आगे कठिन लड़ाई है। और उन्होंने कहा कि सिकंदर से कि अब आप लौट चलें। कहाँ? घर, यूनान वापसी कर देते हैं ना। सिकंदर, अलेक्जेंडर का नाम सुने? सिकंदर का आक्रमण नहीं होता महापद्मनंद और नंद वंश के समय में? हाँ, अरे पोरस की कहानी सुने जी? हम बीच में आपको पढ़ाना चाहते थे लेकिन हाँ नहीं हो पाया। तो चलिए, समय मिलेगा तो उसको पढ़ाएंगे। 2 लाइन भूमिका में लिखिए। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित, मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में, मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में आइए सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। एनसीईआरटी के पहले जब आप खोलेंगे मौर्य साम्राज्य तो यही लाइन आपको मिलेगी। हाँ, यह विशाल साम्राज्य, आइए बेटा इधर आओ, हम जगह बनाते हैं ना। आओ चलो। देखो ये जो पीला ड्रेस पहनी है बहन जी, आप जाइए उनके पास, देखो इनको बैठाओ। हाँ, यह विशाल साम्राज्य आक्सस की घाटी से
कावेरी की द्रोणी तक। कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक। कावेरी नदी जल विवाद नहीं पढ़े हो? पूछा गया था एक बार पीसीएस के प्री में कि कितने राज्य इसमें सम्मिलित थे कावेरी नदी जल विवाद में। हाँ, कितने राज्य? 3। कौन कौन? और तमिलनाडु, पांडिचेरी भी था, पुडुचेरी। देखिएगा सर्च करके, बहुत पहले पूछा गया था। नरसिंहा राव के ज़माने में यह बड़ा ज्वलंत मुद्दा हुआ करता था, कावेरी नदी जल विवाद, पानी को लेकर। जी हाँ, देखिए, कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र, यह विशाल साम्राज्य आक्सस की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला था। एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला था। मौर्य राजवंश के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला लिखिए साहित्यिक स्रोत। विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत में लिखिए ब्राह्मण साहित्य में पुराण, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। बताइए किस विषय की जानकारी अर्थशास्त्र में देता है? हाँ, नागरिक प्रशासन और राजनीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक बार सवाल पूछा गया था, नाम है अर्थशास्त्र लेकिन लिखा किसके बारे में गया है? हाँ, राजनीति और प्रशासन के बारे में। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, कॉमा लगाते जाइए। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। इसी में ना उन्होंने बताया विशाख दत्त ने कि यह मौर्य क्या था? वृषण या कुलहीन, निम्न स्तर का शूद्र बताया था कि निम्न कुल का यह व्यक्ति था मौर्य। आगे बताएंगे आपको। कथा सरित सागर, सोमदेव का कथा सरित सागर। मुद्रा राक्षस का, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। अब लिखिए सोमदेव कृत कथा सरित सागर। सोमदेव, सोमदेव का है कथा सरित सागर। एक बार ऐसे पूछा गया था, सारे नाम दे दिए गए थे, किस स्रोत से मौर्य वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो ये इसलिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं। कथा सरित सागर किसका है? सोमदेव का, ये भी याद हो जाएगी, रचनाएं भी। और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र कृत बृहत या बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी। बृहत या इसी में बृहत कथा ऐसे कर सकते हो, बृहत, बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र अथा तथा महाभास। महाभास किसकी रचना है? योग ऋषि
पतंजलि की। इनको शाबाशी दीजिए, क्यों शर्मा रहे हैं शाबाशी देने में। पतंजलि देखिए भाई, पतंजलि कृत महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। ये साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, और इसमें से पूछा जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला है। समझ रहे हैं ना। चाणक्य नीति पढ़े होंगे, मार्केट में मिलती है। हाँ, तक्षशिला के ब्राह्मण थे और बड़े कट्टर ब्राह्मण थे। नंद महापद्मनंद ने इनका क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ, घनानंद तो अंतिम शासक था। घनानंद इनके पिता, अच्छा पता नहीं भाई, हम तो यही जानते थे महापद्मनंद हो गया। घनानंद तो अंतिम शासक था, उसका नाश करवा दिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अच्छा चलिए आगे देखिए। हाँ, बौद्ध ग्रंथों में देखिए, दीपवंश महावंश। बौद्ध ग्रंथों में देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश। और महाबोधिवंश, दिव्यावदान। महाबोधिवंश और दिव्यावदान। दिव्यावदान से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में देखिए, जैन ग्रंथ में प्रमुख स्रोत है भद्रबाहु का कल्पसूत्र। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र। इसी के साथ दक्षिण भारत गए थे। हाँ बोलते रहो। भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ये जो जैन ग्रंथ हैं जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण देखिए। विदेशी विवरण में स्ट्रैबो, विदेशी लोगों में देखिए कुछ विदेशी विवरण भी मौर्य वंश पर प्रकाश डालते हैं ना। हाँ, इसमें देखो स्ट्रैबो, खास करके यूनानी। हाँ, स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, कर्टियस डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लिनी, एरियन, जस्टिन। क्या कहा था, चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा था, डाकुओं का गिरोह। किसने कहा था, हाँ, जस्टिन ने। पीठ ठोकिए भाई, हाँ, आराम से जस्टिन ने। एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क ने क्या कहा था बताइए। प्लूटार्क ने कहा था 6 लाख सेना लेकर
चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया, ये बोला था। प्लूटार्क, नियार्कस, जल सेनापति था ना, जल सेना नायक नियार्कस, से किसका? सिकंदर का। नियार्कस, नियार्कस नहीं लिख पा रहे हो? आनेसिक्रिटस, आनेसिक्रिटस यूनानी नाम है भाई, आनेसिक्रिटस, आनेसिक्रिटस, हाँ। अरिस्टोबुलस, आदि यूनानी लेखकों के विवरण। अरिस्टोबुलस, 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 हाँ। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, आदि यूनानी लेखक लिख लीजिए। आदि यूनानी लेखकों के विवरण से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, आगे लिखिए। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने, स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत अच्छा सवाल है, लिख लीजिए। स्ट्रैबो और जस्टिन ने, ऊपर यहाँ लिखा है, स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? वेरी गुड। सैंड्रोकोटस, सैंड्राकोटस या सैंड्रोकोटस, क्या कहा था? सैंड्रोकोटस या कोट्स, सैंड्रोकोटस। हाँ भाई, भारत आए थे ना जी सिकंदर के। सैंड्रोकोटस, कामा लगाइए। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, यहाँ लिखे हैं, एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या कहा था? एंड्रोकोटस या कोटस, एंड्रोकोटस। जैसे भी लिख लीजिए, एंड्रोकोटस किसने कहा था? एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोटस। जस्टिन और स्ट्रैबो ने क्या कहा? सैंड्रोकोटस। खूब पूछा जाता है, ध्यान देना इस पर। और फिलार्कस ने सैंड्रोकोटस कहा। ये भी वही, सैंड्रो थोड़ा से, फिलार्कस ने भी सैंड्रोकोटस कहा था। फिलार्कस, फिलार्कस ने सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस, ये भी सैंड्रोकोटस ही कहते हैं। सैंड्राकोटस या सैंड्रोकोटस, फिलार्कस पूछा नहीं जाता है, यही लिख लीजिए। तो ये जस्टिन प्लूटार्क वाला देख लीजिए। सैंड्रोकोटस किसने कहा था? स्ट्रैबो और जस्टिन ने। स्ट्रैबो और जस्टिन ने क्या कहा था? सैंड्रोकोटस। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। हाँ, और किसने कहा था? जस्टिन और प्लूटार्क ने क्या कहा था? एंड्रोकोटस। फिलार्कस ने भी सैंड्रोकोटस कहा था, एंड्रोकोटस। आगे देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? अशोक के अभिलेख। पुरातात्विक साक्ष्य देख लीजिए। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिलते हैं हमें? चंद्रगुप्त या गुप्त वंश के बारे में जो हमें बताते हैं अशोक के अभिलेख। ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है ना, अशोक के अभिलेख। प्रत्यक्ष रूप में आज भी आप देख सकते हो, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और इसके अतिरिक्त क्या जानते हैं, कहाँ से जानकारी मिलती है, बता सकते हैं? शक महाक्षत्रक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से।
हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। लिख लीजिए, अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के नाम सुने हैं? हाँ, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? हाँ, कौन कह रहा? राजस्थान, गुजरात, गिरनार। हाँ, आप लोग भाई। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख हो गया। काली पालिश वाले मृदभांड, चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के। पंचमार्क आहत सिक्के समझ रहे हो ना? जिस पे पंच किया जाता था, ठप्पा मारा जाता था, आहत सिक्के। ऐसे आहत सिक्के जिस पर हाँ ठप्पा यानी मुहर लगी होती थी, जैसे आपके ईंट पे नहीं लगा देते। चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्कों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब सीधे आ जाइए चंद्रगुप्त मौर्य पर। जहाँ विशेष तौर पे जो है सवाल बनते हैं वो हमने लिखवा दिया भाई। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, एनसीईआरटी की किताब में कितना लिखा है? 324 से 324 वर्ष शासन किया था। कुछ किताबों में लिखा है 323 से 295 ईसा पूर्व। हाँ, ये भी मिलता है। तो अब एनसीईआरटी में तो लिखा है 324 300, क्या माना जाए? कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि डेट बहुत बड़ा इशू नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या लिख दें? केसी श्रीवास्तव वाला लिख दें, 323 से 295 ईसा पूर्व। 323 से 295 ईसा पूर्व, 323 से 295 ईसा पूर्व। अरे उस पर बहुत फोकस मत कीजिए, जो भी होगा। लगभग 24 वर्ष शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य लिख सकते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखिए, इनके बारे में तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं, आप लोग भी जानते होंगे। कुछ कहानियाँ छोटी कक्षाओं में लिखी भी गई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक बार क्या कर रहा था? चरवाहा था, हाँ, टीले पर बैठकर न्याय कर रहा था। इसकी जो है राजाओं वाली मुद्रा देखकर, हाव भाव देखकर चाणक्य उधर से गुजर रहा था और इसको जो है अपने साथ ले गया और तक्षशिला में जो है शिक्षा दीक्षा दी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ हैं जो आप लिख सकते हो।
ब्राह्मण साहित्य या पुराण आदि में ब्राह्मण साहित्य या पुराण आदि में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, ब्राह्मण साहित्य या पुराण आदि में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मतलब निम्न कुल वाला, शूद्र, हाँ, ये सब क्या मानते हैं, इसको शूद्र मानते हैं कि निम्न कुल में जन्मा रहा होगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, क्षत्रिय, बौद्ध जैन ग्रंथ क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। ज़्यादातर लोग क्षत्रिय के पक्ष में हैं, क्षत्रिय मानते हैं। और मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है, वृषल यानी निम्न कुल वाला, कुलहीन व्यक्ति कहा गया है। लिख लीजिए, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, अभी लिखवाए ना, मुद्रा राक्षस इसे क्या मानता है, वृषल, वृषल मतलब निम्न कुल वाला, कुलहीन व्यक्ति मानता है, निम्न कुल वाला मानता है, वृषल कहता है। वृषल मतलब निम्न कुल। पूछा गया सवाल है, वृषल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। पूछा गया सवाल है, वृषल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कहाँ पर, मुद्रा राक्षस में। किसने लिखा है, विशाख दत्त ने जी। वृषल निम्न कुल का बताते हैं या बताया गया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार, वही यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने यानी उसने, प्लूटार्क ऐसे लिख लीजिए, उसने, वही लाइन लिख लीजिए, उसने यानी चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क ने कहा था कि उसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार के विचार किसने प्रस्तुत किया है, जस्टिन ने भी। कहा कि इसकी सेना क्या थी, डाकुओं का गिरोह थी, डाकुओं का गिरोह थी। लिखिए, 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को, ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर बाद में मैत्री संबंध हो गए थे ना, वैवाहिक संबंध भी। हाँ, सेल्यूकस निकेटर को, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सिकंदर मुड़ता है वैसे ही यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है भारत में। यानी जितने भी यूनानियों के आधिपत्य में भारत के भाग रहे, यहाँ तमाम विद्रोह हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक थे, घनानंद वगैरह जो भी थे स्थानीय शासक थे, अपनी दास्ता को उतार फेंकते हैं, दास्ता वाले जुए को उतार फेंकते हैं और भारत को स्वतंत्र करा लेते हैं। उसमें कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने भी इनका प्रोत्साहन किया कि विदेशी यूनानी आकर हम यूनानियों के दास
नहीं रह सकते हैं, किसी भी हाल में हमें इनसे मुक्ति चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को अपना शिकार बनाता है, मतलब पराजित कर देता है। और देखिए और कई राजाओं को इसने हराया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी के लेकर या बदले हाथी लेकर बदले में एरिया यानी हेरात, अफगानिस्तान वाले ये क्षेत्र थे, हेरात, हाँ, बदले में एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कांधार, अराकोसिया, एरिया, हेरात, अराकोसिया, यूनानी नाम पर रख दिए थे ना कंधार का नाम, कंधार या कंधार, कहाँ है? काबुल कंधार, अफगानिस्तान में। वेरी गुड। अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया एवं पेरोपनिसडाई, जेड्रोसिया एवं पेरोपनिसडाई, 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 ये क्या था? काबुल। पेरोपनिसडाई के क्षेत्र के कुछ भाग दिए, के क्षेत्र के कुछ भाग दिए। कहते हैं कि भाई दहेज में दे दिए थे। अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर दी, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दिए अपनी पुत्री हेलेना का, यानी कि संधि हो गई दोनों तरफ से। तो इन्होंने हाथी दिया, 500 हाथी, और हाथी के बदले में कई सारे प्रांत, हाँ, हाथी के बदले में बहुत सारे प्रांत उन्होंने दे दिया। भाई संबंध बन गए तो कुछ लेन देन होता है ना रिश्तेदारियों में। आपके घर जो कुछ नहीं है, उनके घर जो कुछ नहीं है, आदान प्रदान होता है। अरे अफगानिस्तान तो थल से जुड़ा था, हाँ, जुड़ा है ना, हाँ। आगे देखिए, ये बात बताई गई कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिए, तथा शॉर्ट में लिख लीजिए, अपनी पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। लिख लीजिएगा कोष्टक में, हेलेना, हेलेना, कैसा नाम है? हेलेना, पुत्री का नाम हेलेना मिलता है। और दहेज के रूप में चारों प्रांत दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेगस्थनीज को, जिसने इंडिका लिखा ना, कोष्टक में इंडिका लिख लीजिए, मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हाँ, मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा।
और देखिए इन दोनों के युद्धों का वर्णन जो है किसने किया है? एपियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्धों का वर्णन एपियानस ने किया है। एपियानस। एपियानस ने किया है। हाँ, दोनों के युद्धों का वर्णन एपियानस ने किया है। लिख लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, ईरान मतलब फारस ना, हाँ, उत्तर पश्चिम में ईरान, ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, पूर्व में बंगाल तक, एनसीईआरटी में तो असम तक लिखा गया है, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक यानी मैसूर तक फैला था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पुस्तक में मैसूर, मैसूर बोला जाता था ना, और सौराष्ट्र किसे बोला जाता था? गुजरात को। उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ मैसूर यानी कर्नाटक तक फैला हुआ था, यानी कि बहुत विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। समझ रहे हैं? और देखिए जो दक्षिण विजय के बारे में देखिए जानकारी मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर, लिख लीजिए, बढ़िया लाइन है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, अहनानूर, अहनानूर तथा मुरनानूर से, अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अशोक के अभिलेखों से मिलती है। क्यों? क्योंकि अशोक के उधर अभिलेख पाए गए हैं ना, कर्नाटक से, मैसूर से मिले हैं ना, इसलिए दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के विषय में ये तमिल ग्रंथ हमें बताता है, अहनानूर और मुरनानूर और अशोक के अभिलेख। हाँ, बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। महास्थान, ये महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है। बोगाल डिस्ट्रिक्ट है ये अपने आपके बांग्लादेश में। अभी बताएंगे महास्थान और सोहगौरा, जहाँ से अन्न कोष्ठागारों की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का उल्लेख किया गया अन्न कोष्ठागारों के, यानी कि वहाँ पर क्या बनाया गया था? अन्न कोष्ठागार बनाए गए थे। अकाल के समय में अन्न का उपयोग होता था। ये गोरखपुर में पड़ता है। बाद में महास्थान बांग्लादेश में अब पहुँच गया है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होती है। हो गया? हाँ, तो अंतिम समय में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में क्या किया था? अपने पुत्र यानी बिंदुसार के पक्ष में राज सिंहासन त्याग दिया
ऐसा कहा जाता है कि भीषण अकाल पड़ा था। और कहाँ चला गया? हाँ, श्रवणबेलगोला ने दक्षिण भारत चला गया। सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि किसके साथ? भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया? हाँ, जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला चला गया। श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, मैसूर में पड़ता है। और 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, यानी संलेखना, क्या बोलते हैं, संलेखना के द्वारा उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंत में मगध में वही भीषण अकाल पड़ा था। और वहाँ एक चंद्रगिरी नामक पहाड़ी भी मिलती है, जैसा कि इसके नाम से जोड़ा गया है। एक लाइन लिख लीजिए। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर, कर्नाटक, भद्रबाहु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक, मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा यानी संलेखना द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। उस समय मगध में भीषण अकाल पड़ा था। उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। दक्षिण भारत में किसके साथ गया? भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चला गया, जहाँ उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। अपने शब्दों में लिख लिया करो। हाँ, उस समय क्या बताया जाता है जैन लेखों में कि मगध में भीषण अकाल पड़ा था। आइए बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और उसके बारे में बहुत तमाम मतभेद हैं, लेकिन अंत में ज़्यादातर जो है लेखक या विवरण उसके क्षत्रिय होने की पुष्टि करते हैं। कहते हैं कि पिप्पल इवन यानी वहाँ की एक मोरीय जाति हुआ करती थी जो मोर पालती थी, उसके मुखिया का पुत्र था। कुछ लोग कहते हैं कि निम्न कुल में पैदा हुआ था, अवैध संतान था किसी का, और मतलब इस तरह से तमाम विचार व्यक्त किए गए हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ है नहीं विशेष। हाँ, ये बताया जाता था कि इसका पालन पोषण इसके मामा द्वारा किया गया था। इसके पिता की हत्या कर दी गई थी किसी युद्ध में। तो वो सब बातें देख लीजिएगा, उसमें सवाल बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते। वही वृषल कुल का मुद्रा राक्षस वाली बात पूछी जाती है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। लगभग 24 वर्ष तक शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोकेट्स या चेट्स, यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेट्स या केट्स कहा गया है।
हाँ, या अमित्रोकेट्स या चेट्स जो भी लिख लीजिए। हाँ, यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेट्स या केस, जिसका मतलब क्या होता है? अमित्र घात। हाँ, अमित्र घात। अमित्रोचेट्स या इसका संस्कृत में रूपांतरण किया गया तो ये आया अमित्र घात। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोकेट्स या चेट्स कहा गया है, पुस्तक में लिख लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है अमित्र घात। वायु पुराण में मद्रसार, वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तो देखिए, बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों से मित्रवत संबंध बने रहे, समझ रहे हैं? और इस मैत्रीपूर्ण संबंध के तमाम साक्ष्य मिलते हैं कि इनके समय में डायमेकस तथा डायनोसियस, दो विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए थे। डायनोसियस का नाम अशोक के समय में भी मिलेगा आपको, ठीक। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया या सीरियन शासक एंटियोकस ने सीरिया का शासक था, सीरियन नरेश एंटियोकस ने किसको भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार स्ट्रेबो कहता है कि सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस, जिसने जो है डायमेकस नामक एक राजदूत कहाँ भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। और सेल्यूकस निकेटर मेगस्थनीज को कहाँ भेजा था? बोलो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब आगे मिलेंगे मिस्री नरेश भेजते हैं डायनोसियस को अशोक के दरबार में, आगे बताएंगे आपको। हाँ, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, प्लिनी के अनुसार, प्लिनी नहीं लिख पा रहे, नेचुरल हिस्ट्री जिसने लिखा है भाई, प्लिनी का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के अनुसार ये स्ट्रेबो ने बताया कि एंटियोकस सीरियन नरेश ने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायमेकस, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और इसी तरह सेल्यूकस निकेटर किसको भेजा था? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज ने कौन सी कृति की रचना की? इंडिका की। हाँ, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ये मिस्री नरेश था।
मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। डायोनीसियस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? हाँ, बिंदुसार के और ये अशोक के दरबार में भी मिलेगा डायोनीसियस, समझ रहे हैं? हाँ, तो डायमेकस को जोड़ा जाता है बिंदुसार से, कभी मैचिंग के लिए आएगा, और इसको जोड़ना अशोक से, लेकिन आया था मौर्य दरबार में। 3 राजदूतों का वर्णन मिलता है। किसका? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। डायमेकस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था? एंटियोकस, सीरिया का नरेश था। यह बात किसने कही थी? स्ट्रेबो ने कही थी। प्लिनी ने कहा कि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था, इसने डायोनीसियस नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था, जो अशोक के काल में भी रहा। हाँ बोलिए, सॉरी, बिंदुसार, डायमेकस बिंदुसार, डायोनीसियस अशोक और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त। याद हो रहा है? मेगास्थनीज जी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद हुआ? इसने क्या लिखी थी? इंडिका। उसके बाद डायमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। डायोनीसियस, हाँ, अशोक। ये मैचिंग के लिए आता है भाई, ठीक। अब देखिए, बारिश हो रही है। देखिए, एक एथीनीसियस नामक एक यूनानी लेखक था, इसके बारे में लिख लीजिए। एथीनियस नामक यूनानी लेखक, एथीनियस, हाँ, एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच ये लिखा है। हाँ, यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देता है। पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने, यानी बिंदुसार ने, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। क्या क्या? हाँ, मीठी मदिरा, जिसमें भारतीय शासक यानी बिंदुसार ने 3 वस्तुओं या 3 चीज़ों की मांग की थी। 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहला मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर, और क्या मांगा था? बहुत बड़ी बात, एक दार्शनिक की मांग की थी। हाँ,
कहा कि एक दार्शनिक भी हमें चाहिए। सीरियन नरेश से यानी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे होंगे, तभी इन चीज़ों की उसने मांग की थी। देखिए, प्रथम दो चीज़ें तो उसने भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। यानी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर वस्तु भिजवा दी, लेकिन तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलवा भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं दार्शनिक नहीं भेज सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञानी व्यक्ति को कोई नहीं भेज देना चाहता। उसने जो है अपना पिंड छुड़ाया कि हमारे नियम, हमारे कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। हम ये दो चीज़ें तो आपको भेज दे रहे हैं, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। कौन? एंटियोकस सीरियन नरेश। और यह बात किसने लिखी है? एथीनियस नामक यूनानी लेखक ने। यह विवरण किसने दिया है? एथीनियस नामक यूनानी लेखक ने कहा कि इन तीन चीज़ों की बिंदुसार ने मांग की थी एंटियोकस से, जिसमें से यह दो चीज़ें तो उसने मुहैया कराई, लेकिन दार्शनिक के बारे में वह मना कर दिया कि हमारे यहाँ दार्शनिक नहीं भेजा जा सकता, उसका क्रय विक्रय नहीं होता हमारे नियम कानून के अनुसार। दिव्यावदान के अनुसार लिखिए, बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में, दिव्यावदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है ना, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए। तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सुसीम नामक एक राजकुमार था जो प्रशासक था। हाँ, इसका भाई था, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अशोक को उज्जैन यानी उज्जैनी से, मालवा क्षेत्र से कहाँ भेजा गया दबाने के लिए? हाँ, तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध उसका ज्ञान का केंद्र था ना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर वहीं का तो था चाणक्य, और वहीं पे ले गया था इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दिलवाने। प्रोफेसर कौन था? हाँ, तो नालंदा का प्रोफेसर होगा, तक्षशिला के प्रोफेसर का नाम तो हमने नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ, आगे लिखिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक, मक्खलीपुत्र घोषाल, याद आ रहा है? हाँ, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह संप्रदाय भी उसी समय आया था जब महावीर और बुद्ध धर्म का उदय हुआ था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। आइए, अशोक। निवास करता था, आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में।
अशोक के बारे में देख लीजिए। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व एक झील का उल्लेख मिलता है, सुदर्शन नामक झील का। चंद्रगुप्त मौर्य में हमने ये बात नहीं बताई, हमने सोचा एक ही जगह बता देंगे, क्योंकि उस झील का संबंध 4 सम्राटों से है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके द्वारा निर्मित की गई। दूसरे अशोक, जहाँ जिसने नहरें निकलवाई। उसके बाद वह बांध 2 बार टूट जाता है और उस टूटे हुए बांध का 2 बार पुनर्निर्माण किसके किसके द्वारा हुआ था? शक शासक रुद्रदामन के द्वारा और अंत में स्कंदगुप्त के द्वारा। तो इसका इतिहास देख लीजिए। अशोक को हम शुरू करने से पहले लिख लीजिए सुदर्शन झील का, या सुदर्शन झील डाल लीजिए ऐसे, या इतिहास या सुदर्शन झील। ये कहाँ पड़ती है? गुजरात, गिरनार यानी जूनागढ़ गुजरात। स्थिति लिखिए, सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के गिरनार जूनागढ़ में स्थिति। स्थिति में लिखिए सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के गिरनार जूनागढ़ में। सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र किसे कहा जाता था? गिरनार, यानी इसी को क्या कहते हैं? जूनागढ़ में। निर्माता देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर। निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर क्या नाम था? तुषास्प। चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त था, पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, ये बाद में आता है। पुष्यगुप्त वैश्य इसका निर्माता था। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का प्रथम निर्माता था। किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरा देखिए, अशोक के समय इस प्रांत का राज्यपाल तुषास्प। अशोक के समय में इस प्रांत का, अशोक के समय में इस प्रांत का राज्यपाल तुषास्प ने राज्यपाल, गवर्नर, इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं ना, राज्यपाल तुषास्प ने इस झील से नहरें निकाली। इस प्रांत का गवर्नर या राज्यपाल तुषास्प ने नहरें निकाली। पूछा जाता है कि सुदर्शन झील से नहरें निकालने वाला कौन सा गवर्नर था? तुषास्प। किसका था? अशोक के समय में। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? तुषास्प। अशोक के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? तुषास्प, जिसने उस झील से क्या निकलवाई? नहरें निकाली।
और देखिए यह बांध 2 बार टूट गया। अब इसके बाद यह बांध 2 बार टूटा भाई, तो इसका निर्माण इसने करवाया, पुनर्निर्माण। लिखिए तीसरे में, पहली बार शक शासक रुद्रदामन, पहली बार शक शासक रुद्रदामन 150 ईस्वी के काल में, शक शासक रुद्रदामन के काल में, इसका कार्यकाल है 150 ईस्वी के काल में उसका राज्यपाल देखिए उस समय कौन था, सुविशाख के कार्यकाल में, पहली बार शक शासक रुद्रदामन के काल में उसके राज्यपाल सुविशाख पहलव के माध्यम से, राज्यपाल सुविशाख पहलव के माध्यम से इसको 3 गुना और मजबूत बना दिया गया, पहले से 3 गुना अधिक मजबूत बना दिया गया सुविशाख पहलव के माध्यम से। और सबसे खूबी की बात यह रही कि जनता से इसने कोई टैक्स नहीं लिया। ये सवाल पूछा जाता है। पुनर्निर्माण इसने करवाया, बांध टूट गया था, किसने, रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने। सुविशाख कहाँ का गवर्नर था, सौराष्ट्र प्रांत के, किसके समय में, शक शासक रुद्रदामन के समय में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिना जनता पर कर यानी टैक्स और बेगार, विष्टि समझते हो, विष्टि माने बेगार, बेगारी समझते हो ना, आपके श्रम का मूल्य नहीं दिया जाता, कहते हैं कि श्रम दान कर दीजिए। यह जो कि झील है ये सबके हित के लिए है ना, सार्वजनिक चीज़ है, नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई होगी, पानी को रोका गया है, तो उसने जो है न बेगार यानी बिस्टी ली थी जनता से, न टैक्स लिया था, अपने कोष से इसका पुनर्निर्माण करवाया था और पहले से 3 गुना अधिक मजबूत बनवाया। ठीक, तो ये बातें काउंट करती हैं। सुविशाख पहलव के माध्यम से बिना जनता पर कर एवं बिस्टी डाले, लिख लीजिए, बिना जनता पर कर एवं बिस्टी यानी बेगार डाले अपने कोष से झील का पुनर्निर्माण 3 गुना और अधिक मजबूत ढंग से कराया। लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, सुविशाख पहलव के माध्यम से बिना जनता पर कर एवं बेगार डाले यानी बिस्टी डाले अपने कोष से झील का पुनर्निर्माण कराया। हो गया। चौथे शासक कौन थे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक ही जगह लिख लीजिए तो याद रहेगा, समझ रहे हैं, जो इसीलिए हमने बहुत संगीतियाँ एक ही जगह लिखवा दी है और याद रहेगा। स्कंदगुप्त यह गुप्त शासक था ना, हूण हरिण केसरी इसको कहा जाता है, हूणों को हटाया था। स्कंदगुप्त के बारे में देखिए, 455-467 ईस्वी के काल में, 455-467 ईस्वी के काल में, 455-467 ईस्वी के काल में यह बांध पुनः टूट गया। बांध 2 बार टूटा था ना, तो एक बार किसके काल में, रुद्रदामन के, दूसरी बार कब टूटा, स्कंदगुप्त के काल में। लिख लीजिए, काल में यह बांध पुनः टूटा। जो सुदर्शन झील पर बांध बनाया गया था यह 2 बार टूटा है, एक रुद्रदामन के समय में, दूसरा
स्कंदगुप्त के समय में। लिखिए, दोबारा टूटा, पुनः टूटा। इस समय सौराष्ट्र का गोप्ता यानी राज्यपाल पर्णदत्त था। इस समय राज्यपाल कौन था? पर्णदत्त। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? पर्णदत्त था। अब ये चीज़ें याद रखना, किसके कार्यकाल में कौन था, नहीं मैचिंग में गड़बड़ा जाता है। हाँ, पर्णदत्त था, सौराष्ट्र प्रांत का गोप्ता भी से कहा जाता था ना राज्यपाल को, अंग्रेजी में गवर्नर, उस टाइम में गोप्ता कहा जाता था। गुप्त काल में गोप्ता यानी राज्यपाल कौन था? पर्णदत्त था, सौराष्ट्र प्रांत का। लेकिन देखिए, जो पर्टिकुलर सुदर्शन झील जहाँ थी यानी जूनागढ़ गिरनार का प्रशासक इसका पुत्र चक्रपालित था। ठीक हो गया ना समझ? अरे बाप रे, अच्छा इतना तो लिख लीजिए। 3:38 हो गया, लिख लीजिए। मैडम आ गई हैं क्या? आ गई? आई थी? अच्छा यही एक लाइन लिखिए, छोड़ते हैं आपको। हाँ, राज्यपाल था कौन था? पर्णदत्त। इसके पुत्र चक्रपालित, इसके पुत्र चक्रपालित, इसका पुत्र कौन था? चक्रपालित। यह जो है कहाँ का प्रशासक था? गिरनार का प्रशासक था। गिरनार का यानी जूनागढ़ का प्रशासक था। ने बांध का पुनः निर्माण कराया। हाँ सर, बस छोड़ रहे तुरंत। ने बांध का पुनः निर्माण कराया, बांध का पुनः निर्माण कराया। किसके द्वारा? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा। और इस झील का इतिहास हमें कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस झील के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।